नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ईरान और खाड़ी देशों में इस वक्त लाखों भारतीय और हजारों बिहारी फंस गए हैं। मैं आपको बताऊंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 51 लाख बच्चों को दिए गए तोहफे के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव क्यों राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं बताऊंगी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा हुआ। मैं आपको बताऊंगी T20 विश्व कप में आज भारत के पास आखिरी मौका, वेस्ट इंडीज से होगी भिड़ंत। इजराइल और अमेरिका ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लाखों लोग ईरान की सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी ओर भारत में भी कई शहरों में खामनेई के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार समेत देश के लाखों लोग खाड़ी देशों में फंस गए हैं। बिहार के हजारों परिवारों की नींद उड़ गई है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई जैसे देशों में नौकरी रोजगार के लिए गए बिहारियों के लिए युद्ध की वजह से डर का माहौल बन गया है। हालांकि फिलहाल इनमें ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों में हैं, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने और उड़ानों के कैंसिल होने से उनकी घर वापसी पर संकट के घने बादल मंडराने लगे हैं। पटना से लेकर अररिया, मधुबनी से लेकर भागलपुर तक परिजन अपनों का हाल जानने के लिए लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। खाड़ी देशों में रह रहे बिहार के लोगों ने अपने हालात के बारे में बताया कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन तनाव चरम पर है। एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरवेज ने उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके चलते कुवैत से उनकी होली पर घर आने की योजना इस वक्त अधर में लटकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आगे भारत सरकार क्या करती है। क्या कोई ऑपरेशन चलाया जाता है जिसके जरिए भारतीयों को खाड़ी देशों से वापस भारत लाया जाएगा। फिलहाल ईरान और खाड़ी देशों में तनाव बेहद चरम पर पहुंच गया है और लगातार वहां पर युद्ध और हमले के बादल मंडराने लगे हैं। खबरों में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 2 सेट ड्रेस दिए। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के हाथों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आज किया गया है। योजना के अनुसार पहले चरण में करीब 51 लाख बच्चों को 2 सेट ड्रेस दिए। राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के शुभारंभ के क्रम में विभागीय मंत्री खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण और इसके बाद बगहा में ड्रेस का वितरण किया। इस संबंध में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि साल 2022 में मुंगेर जिले से शुरू हुआ बिहार का पहला दीदी सिलाई केंद्र आज राज्य के 15 जिलों में 25 आधुनिक सिलाई उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विस्तार पा चुका है। इसके साथ ही सभी प्रखंडों में 2 उप सिलाई केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 1050 सिलाई केंद्रों के माध्यम से लगभग 1 लाख जीविका दीदियां आजीविका से जुड़ रही हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होने की सशक्त मिसाल है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों बिहार की पहली पाठशाला के विद्यार्थी हैं। उनके सपने भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी संभावनाएं असीम हैं। जीविका दीदियों के हाथों तैयार पोशाक केवल पहनावा नहीं, बल्कि बराबरी का एहसास, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है। हर पोशाक में दीदियों की मेहनत के साथ ममतत्व और संवेदना जुड़ी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के विशेष अवसर पर राज्य सरकार ने भविष्य की पीढ़ी और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक बड़ी सौगात दी है। आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले करीब 51 लाख बच्चों के बीच 2 सेट स्कूल ड्रेस का वितरण शुरू किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि इन पोशाकों का निर्माण स्थानीय जीविका दीदियों द्वारा किया गया, जो न केवल बच्चों में आत्मविश्वास जगाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी हलचल मची हुई है।
और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अगर कोई नाम है तो वो है तेजस्वी यादव। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ना हिना साहब, ना प्रेम गुप्ता और ना ही एडी सिंह, बल्कि खुद तेजस्वी यादव राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए मैदान में उतर सकते हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन ने पहले कई नाम उछालकर ये परखने की कोशिश की कि क्या विपक्ष के 41 विधायक एकजुट होकर एनडीए की जीत को रोक सकते हैं, लेकिन अंदर खाने की ये खबर है कि विपक्षी खेमे में पूरी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद कमान संभाल ली है। माना जा रहा है कि उन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी यादव का नाम आगे किया जाए तो महागठबंधन के विधायक भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर एकजुट हो सकते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर एक और चर्चा चल रही है कि उनका मन विधानसभा की राजनीति में पूरी तरह अब नहीं लग पा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद उनका बाहर जाना, बजट सत्र के दौरान सीमित मौजूदगी और फिर पैर में चोट के कारण व्हीलचेयर से आना, इन सब ने सवाल खड़े किए। ऐसे में राज्यसभा का रास्ता उनके लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जहां वे राष्ट्रीय राजनीति में खुद को और मजबूत कर सकते हैं। इस समीकरण में AIMIM के 5 विधायक भी अहम भूमिका में हैं। खबर है कि अख्तरुल इमान और तेजस्वी के बीच मुलाकात के बाद स्थिति काफी हद तक अब साफ हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक MLC सीट देने के आश्वासन के बाद समर्थन का रास्ता आसान हो सकता है। साथ ही एक और चर्चा है कि अगर तेजस्वी राज्यसभा जाते हैं तो राघोपुर सीट खाली होगी और वहां से उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है आने वाले उपचुनाव में। राघोपुर की बहू के नाम पर सहानुभूति और भावनात्मक माहौल बनाकर चुनावी फायदा लेने की रणनीति भी तैयार हो सकती है। लेकिन यह सब जितना आसान कागज पर दिखता है, जमीन पर उतना ही कठिन है। राज्यसभा चुनाव में व्हीप लागू नहीं हो सकती, यानी क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है। अगर एनडीए 3 विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हो गया तो पूरा गणित ही बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक दिशा और भविष्य की रणनीति का बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। बिहार की नजरें अब इसी फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर तेजस्वी यादव इस चुनाव में क्या हकीकत में उतर रहे हैं, क्या वो सच में राज्यसभा की सीट पर दावा ठोकने वाले हैं और विधानसभा को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। बाकी देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक इस चीज को लेकर के सफाई सामने आती है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष और महासचिव जैसे अहम पदों पर जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजे आने के बाद कैंपस में जश्न का माहौल देखने को मिला। अध्यक्ष पद के लिए NSUI के प्रत्याशी शांतनु शेखर ने 2896 वोट हासिल कर बाजी मारी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी छात्र जेडीयू के प्रिंस राज को बड़े अंतर से हराया है। प्रिंस राज को तकरीबन 1400 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर है। उपाध्यक्ष पद पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। निर्दलीय उम्मीदवार उमर सिफत फैज ने 71 वोटों से जीत दर्ज की है। सिफत फैज को तकरीबन 1568 वोट मिले हैं, जबकि छात्र जेडीयू के आयुष हर्ष को 1497 वोट मिले हैं। यहाँ भी छात्र जेडीयू दूसरे नंबर पर रहा। महासचिव पद के लिए NSUI और छात्र राजद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। NSU की उम्मीदवार खुशी ने 2164 वोट पाकर के जीत दर्ज की है। छात्र राजद के प्रत्युष राज को 1611 वोट मिले हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त सचिव पद पर अभिषेक शर्मा ने जीत हासिल की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर ABP के हर्षवर्धन ने बाजी मारी है। अभिषेक को तकरीबन 2143 वोट मिले हैं। उन्होंने NSUI के मनव्वर आजम को तकरीबन 392 वोटों से हराया। पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर अध्यक्ष और महासचिव पर NSUI का कब्जा रहा। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद ABP के खाते में गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। छात्र जेडीयू, छात्र राजद और वाम दलों की इकाई आयसा को इस बार कोई केंद्रीय पद नहीं मिल सका है। कुल मिलाकर के इस चुनाव में छात्रों ने अलग अलग संगठनों को मौका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा NSUI को हुआ है। आज T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में एंट्री के लिए भारत के पास आखिरी मौका है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत अपना डू और डाई वाला मैच खेलेगी। कोलकाता में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आ चुकी।
और सभी मुकाबले भारत ने जीते हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार कोलकाता में भिड़ेंगी। ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल जैसा ही है। सुपर 8 स्टेज में 1-1 जीत से दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। आज जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। यानी अगर आज भारत वेस्ट इंडीज को हरा देता है तो टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ भारत सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम कोलकाता में कभी T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं हारी है। 2016 में ईडन गार्डन स्टेडियम में ही टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। वेस्ट इंडीज की टीम में एक बदलाव हो सकता है। रॉस्टन चेज की जगह अकील हुसैन की एंट्री हो सकती है। वहीं भारत के प्लेइंग 11 में कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।